नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मानसून। तो हम मानसून आज कंटिन्यू करेंगे आगे। और कल हमने मार्च और अप्रैल की मौसम की क्रियाविधि पढ़ ली थी। तो आगे आज हम लोग पढ़ेंगे मई मानसून की क्रियाविधि। तो चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो हम आगे चलते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? मानसून। क्या पढ़ रहे थे? मानसून। मानसून में हम पढ़ रहे, कल हमने पढ़ा था मार्च और अप्रैल माह की मौसम की क्रियाविधि। आज हम लोग पढ़ेंगे मई के मौसम की क्रियाविधि। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मई के मौसम की क्रियाविधि। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मई के मौसम की क्रियाविधि। के मौसम की क्रियाविधि तो हमने आपको बताया था ये चैप्टर थोड़ा लंबा रहेगा और लगभग 5-6 क्लासें अभी इसमें और चलेंगी। उसके बाद ये फिनिश होगा। हमने आपसे बताया था जो ज्योग्राफी हम जीरो से हीरो तक लेके जाएंगे और आपको पूरी कराएंगे ज्योग्राफी। तो इसे हम समझ लेते हैं। मई के मौसम की क्रियाविधि। देखिए, मई के मौसम में हमने क्या था, हमने एक बात बताई थी आपको, आईसीटी जोन। आईसीटी जोन वो किसका अनुसरण करती है? वो सूर्य का अनुसरण करती है। किसका अनुसरण करती है? सूर्य का। तो देखिए, मई के महीने में जो आईसीटी जोन है वो दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करती है। मई के पहले सप्ताह में मई के पहले सप्ताह में आईसीटी जोन दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उपमहाद्वीप के में कहा प्रवेश करती है? दक्षिणी क्षेत्र में। कब? पहले मंथ में, सॉरी, पहले सप्ताह में। लिखिए पॉइंट। आईटीसी जोन मई के फर्स्ट वीक या पहले सप्ताह लिख लीजिए, पहले सप्ताह में भारत के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करती है। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हमने क्या बताया? आईसीटी जोन मई के महीने में या मई के पहले सप्ताह में भारत के दक्षिणी छोर पर प्रवेश करती है। और जब भारत के दक्षिणी छोर में प्रवेश करेगी तो सूर्य की किरणें कहां पड़ेंगी? भारत के दक्षिणी छोर पर। और जब सूर्य की किरणें दक्षिणी छोर पर पड़ेंगी तो ये क्षेत्र कैसा होगा? गर्म हो जाएगा। ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा? गर्म। और यहाँ की जो वायु होगी वो क्या करेगी? ऊपर उठने लगेगी। जब वायु ऊपर उठेगी तो आसपास की जो वायु होगी वो क्या करेगी? इस क्षेत्र को भरने के लिए आएगी। इस क्षेत्र को क्या करेगी? भरने के लिए। और यहां पर जो है वो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी इस क्षेत्र में क्या पड़ती है? पास। क्या पड़ती है? पास। तो यहां से जो हवाएं आएंगी वो क्या लेकर आएंगी? साथ में नमी। तो भारत के जो दक्षिणी छोर पर आईसीटी के माध्यम से क्या होती है? वर्षा। लेकिन ये जो वर्षा, ये कैसी है? मानसूनी वर्षा नहीं है। ये कैसी वर्षा नहीं है? ये मानसूनी वर्षा नहीं है। तो इसमें पॉइंट लिख लीजिए आप, उसके बाद हम समझाते हैं। तो क्या होता है? जब प्रवेश करती है तो उस क्षेत्र में निम्न वायुदाब हो जाता है। प्रवेश करती है तो उस क्षेत्र में निम्न वायुदाब हो जाता है।
निम्न वायुदाब हो जाता है। आगे क्या होता है, जिसे भरने के लिए निम्न वायुदाब हो जाता है, जिसे भरने के लिए आसपास की हवाएं आती हैं। क्या होता है, जिसे भरने के लिए, जिसे भरने के लिए आसपास की हवाएं आती हैं, हवाएं आती हैं। आसपास की क्या आती हैं, हवाएं, जो आपस में टकराकर क्या करती हैं, ऊपर उठती हैं, जो आपस में टकराकर ऊपर उठने लगती हैं, जिस कारण मई के महीने में भारत के दक्षिणी छोर में बारिश होती है। हवाएं आती हैं जो टकराकर ऊपर उठने लगती हैं, ऊपर उठने लगती हैं, उठने लगती हैं, जो मई के महीने में भारत के दक्षिणी छोर पर क्या कराती हैं, वर्षा, जो मई के महीने में भारत के दक्षिणी छोर पर वर्षा कराती हैं, दक्षिणी छोर पर वर्षा कराती हैं। एक बात देख लीजिए, हमने क्या कहा, मई के पहले सप्ताह में आईसीटी जोन भारत में या दक्षिणी छोर पर क्या करती है, प्रवेश करती है, भारत के दक्षिणी छोर पर प्रवेश करती है, जिस कारण यहां पर जो वायुदाब हो जाता है वो हो जाता कम। वायुदाब कैसा हो जाता है, कम। जब वायुदाब कम हो जाएगा तो यहां पर क्या होगी, आसपास क्षेत्रों से क्या आएगी, हवाएं। इस खाली क्षेत्र को भरने के लिए आसपास क्षेत्र की हवाएं आती हैं। हवाएं क्या करती हैं, आपस में टकराकर क्या करती हैं, ऊपर उठने लगती हैं, हवाएं टकराकर ऊपर उठने लगती। चूंकि ये वाला क्षेत्र जो है, भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, हिंद महासागर और बंगाल खाड़ी के समीप पड़ता है, हिंद महासागर के और बंगाल खाड़ी के समीप पड़ता है, जिस कारण जो हवाएं आती हैं वो क्या लाती हैं, साथ में नमी। क्या लाती हैं, साथ में नमी। और और जो साथ में नमी लाते हैं उस कारण यहाँ क्या होती है, वर्षा। लेकिन ये वर्षा मानसूनी नहीं है, ये वर्षा कैसी नहीं, मानसूनी। आगे लिखेंगे, लेकिन ये वर्षा मानसूनी नहीं है, लेकिन ये वर्षा मानसूनी वर्षा नहीं है, मानसूनी वर्षा नहीं है, वर्षा नहीं है। ये वर्षा कौन सी नहीं है, मानसूनी वर्षा नहीं है। इसके आगे देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज लगभग हमने साफ साफ लिखा होगा, उसके बाद आगे समझाते हैं। लिख लिया होगा, इसके बाद आगे चलते हैं। हमने क्या बताया, ये वर्षा वास्तव में मानसूनी वर्षा नहीं होती। तो इस वर्षा को क्या नाम दिया गया, फुहार वर्षा। इसे क्या कहते हैं, मुख्य रूप से फुहार वर्षा। आगे देखिए, ये वर्षा मानसूनी नहीं है, ये पॉइंट हमने लिखा दिया था। ये वर्षा
मानसूनी नहीं है, नहीं है। आगे लिखिए, मानसून के पूर्व जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? फुहार वर्षा। वास्तव में हम इसे मानसूनी नहीं है, वास्तव में इसे हम फुहार वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? फुहार वर्षा, फुहार वर्षा, फुहार वर्षा। वास्तव में हम इसे फुहार वर्षा कहते हैं। एक सेकेंड इंक डाल लें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। खुल नहीं रहा, एक सेकेंड। सॉरी, थोड़ी खुल नहीं रहा था इसलिए इंक डालने चले गए, मुंह से खोलना पड़ा। हम क्या बता रहे थे? ये वर्षा मानसूनी वर्षा नहीं है, लेकिन वास्तव में इसे क्या कहते हैं? फुहार वर्षा। ये फुहार वर्षा जो होती है वो मुख्य रूप से केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में होती है। ये मुख्य रूप से केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र में होती है। ये जो फुहार वर्षा है वो मुख्य रूप से केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु होती है। आगे लिखिए, मानसून के पूर्व फुहार मुख्य रूप से चल नहीं रहा, एक सेकंड, दूसरे लिखिए। मानसून के पूर्व मुख्य रूप से फुहार वर्षा, मुख्य रूप से फुहार वर्षा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होती है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होती है। लिख लीजिए, इसके बाद आगे लिखाते हैं, कंटिन्यू। आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे देखते हैं। हमने क्या बताया? मानसून के पूर्व में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? फुहार वर्षा। और ये किस क्षेत्र में होती? ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में होती है। इस वर्षा का जो नाम है, जो फुहार वर्षा, इस वर्षा का नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का होता है। फुहार वर्षा का नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लिखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फुहार वर्षा को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, या भिन्न नाम से जाना जाता है। भिन्न नाम से जाना जाता है। फुहार वर्षा को केरल में आम्र वर्षा,
या फूल वाली वर्षा कहते हैं। ये जो फुहार वर्षा है, ये कई राज्यों में ये मतलब लाभदायक वर्षा होती है। ये मतलब कैसी वर्षा होती है? लाभदायक वर्षा। आगे लिखते हैं, इसके बाद लिख लिया होगा आपने, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे लिखिए, फुहार वर्षा फसलों के लिए लाभदायक होती है। फुहार वर्षा फसलों के लिए लाभदायक होती है। जो फुहार वर्षा होती है वो कैसी होती है? फसलों के लिए लाभदायक। और इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता। ये जो वर्षा होती है केरल में, इसे पुष्प वर्षा या आम्र वर्षा कहते हैं। केरल में इसे, आगे लिखिए पॉइंट, केरल में इसे आम्र वर्षा कहते हैं। केरल में इसे आम्र वर्षा कहते हैं। इसे आम्र वर्षा क्यों कहते हैं? एक सेकंड। इसे आम्र वर्षा क्यों कहते हैं? ये जो वर्षा होती है आम में, जब छोटे छोटे आम आ जाते, कब ये छोटे छोटे आम आ जाते जिसे आप नहीं इतने इतने बड़े आ जाते हैं, काट के आपको नमक के साथ लगाते, वो खट्टे खट्टे लगते। हाँ, उस समय ये वर्षा होती है केरल में। तो ये जो वर्षा होती है केरल में, इसे कहते हैं आम्र वर्षा। आम के बढ़ने के लिए ये काफी वो होती है, मतलब जो छोटा आम होता है उस पर जो वर्षा पड़ती है तो उसे बढ़ने में ज्यादा मतलब आसानी हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। इसे केरल में पुष्प वर्षा भी कहते हैं। केरल में पुष्प वर्षा या फूल वर्षा भी कहते हैं। फूल वर्षा भी कहते हैं। केरल में इसे पुष्प वर्षा या फूल वाली वर्षा भी कहते हैं। कर्नाटक में इसे काफी वर्षा कहते हैं। कर्नाटक में इसे क्या कहते हैं? काफी वर्षा। जो फुहार वर्षा होती है उसे कर्नाटक में क्या कहते हैं? काफी वर्षा। फुहार वर्षा को, आगे लिखिए, फुहार वर्षा को कर्नाटक में काफी वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? काफी वर्षा। काफी वर्षा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? काफी वर्षा। ये काफी के लिए कैसी होती है वर्षा? लाभदायक वर्षा होती है। इसके बाद देखिए, इसे कर्नाटक में चेरी विलासम वर्षा भी कहते हैं। इसे कर्नाटक में चेरी विलासम, इसे कर्नाटक में चेरी विलासम वर्षा भी कहते हैं। हमने क्या बताया? फुहार वर्षा को कर्नाटक में क्या कहते हैं? काफी वर्षा। और उसे कर्नाटक में चेरी विलासम वर्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेरी विलासम वर्षा। कहाँ कहते हैं? कर्नाटक में। इसके बाद देखिए जो आईसीटी जोन होता है, जो आईटीसी जोन होता है, वो लगातार भारत के उत्तर की ओर क्या करता रहता है? बढ़ता रहता है या खसकता रहता है।
और ये मई के महीने के अंत में जो आईसीटी जोन है, ये मई के महीने के अंत में लगभग 25 मई, लगभग 25 मई ये कहां पहुंच जाता है? ये कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है। आगे लिखिए, जो आईटीसी जोन है, जो आईटीसी जोन लगातार क्या होता, उत्तर की ओर खसकता रहता है। आईटीसी जोन लगातार उत्तर की ओर और लगातार खसकता रहता है, खसकता रहता है। हमने क्या बताया, जो आईटीसी जोन है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। आईसीटी जोन को क्या कहते हैं? अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र, जोन को क्या कहते हैं? क्षेत्र। जो ये क्या होता है, ये लगातार ऊपर की ओर खसकता रहता है। लगातार कैसा होता है? ये ऊपर की ओर क्या करता है? खसकता रहता है। और मई महीने के अंत में, कब? मई महीने के अंत में ये कहां पहुंच जाता है? ये कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है। मई महीने के अंत में ये कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए, हमने क्या बताया, आईटीसी जोन मई महीने के अंत में कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है। एक सेकंड, लाइट चली गई, थोड़ा लाइट चली गई थी। हम क्या बता रहे थे, जो आईटीसी जोन होता है वो मई के महीने में कहां पहुंच जाता? कर्क रेखा के पास। मई के महीने में कहां पहुंच जाता है? कर्क रेखा के पास। लिखिए अगला पॉइंट देखिए, आईटीसी जोन मई महीने के अंत में कर्क रेखा के पास आसपास पहुंच जाता, आसपास पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है? ये जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में या पश्चिम बंगाल के मौसमी क्षेत्र में क्या होने लगती? हलचल। पश्चिमी बंगाल के मौसम के क्षेत्र में क्या होने लगती? हलचल। हलचल क्यों होने लगती? क्योंकि यहाँ की जो वायु होती है वो क्या करती है, मतलब यहाँ सूर्य की प्रकाश ना, सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, जिस कारण वायु ऊपर उठ जाती है। आसपास की जो हवाएं आती हैं, वो आसपास की हवाएं इस क्षेत्र को भरने आती हैं, जिस कारण यहाँ पर क्या होने लगती है? धूल भरी हवाएं चलने लगती हैं। पश्चिम बंगाल के कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है, जिस कारण, आगे लिखिए, जिस कारण पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में धूल भरी हवाएं तेजी से चलने लगती हैं। धूल भरी हवाएं तेजी से चलने लगती हैं, धूल भरी हवाएं क्या करती हैं? तेजी से चलने लगती हैं। अगर इन हवाओं में नमी हो जाए, इन हवाओं को अगर नमी प्राप्त हो जाती है तो यह क्या करती हैं? बहुत विनाशकारी वर्षा कराती हैं। उस टाइम ये क्या करती? बहुत विनाशकारी वर्षा कराती, और पश्चिम बंगाल को इस विनाशकारी वर्षा का बहुत ही मतलब विनाशकारी प्रभाव पड़ता है।
क्योंकि ये जो है वो बंगाल की खाड़ी के पास है, तो स्वाभाविक है कि इन हवाओं में नमी आ जाती होगी। अगर इन हवाओं में, आगे लिखिए, अगर इन हवाओं में नमी प्राप्त हो जाए, नमी आ जाए तो ये विनाशकारी वर्षा कराती, तो ये विनाशकारी वर्षा कराती। तो ये कैसी वर्षा कराती? विनाशकारी वर्षा। इन विनाशकारी वर्षाओं को या इन विनाशकारी वर्षा को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं? काल बैसाखी नाम से। इन विनाशकारी वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। आगे लिखिए पॉइंट, इन विनाशकारी वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? काल बैसाखी के नाम से। इसे काल बैसाखी क्यों कहते हैं? ये हवाएं कब चलती हैं? बैसाख के महीने में, बैसाख के मंथ में ये हवाएं बैसाख के महीने में चलती हैं, इसलिए इसे काल बैसाखी कहते हैं। आज की क्लास को हम यहीं रोकते, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, और इसके बाद हम अगली क्लास पढ़ाएंगे, उसमें जून मंथ के बारे में बताएंगे। इस तरीके से हम क्रम पढ़ेंगे और पूरी जलवायु अद्भुत तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको इंडियन ज्योग्राफी पूरी कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे, मतलब आपसे जीरो से लेकर हीरो तक की लेवल की कराएंगे। बस आप लोग साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। लगभग हम 100 क्रॉस कर चुके हैं, 110 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे साथ बनाए रखिए और हम चीजें अच्छी करते चले जाएंगे। चलिए आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं, इसके बाद हम अगली क्लास अगले सेशन में लेते हैं, और लगभग 5 क्लासें और होगी और हम इस चैप्टर को विधिवत तरीके से कंप्लीट करेंगे। चैप्टर थोड़ा हार्ड है, हम कोशिश कर रहे हैं आपको हार्ड ना लगे। धन्यवाद।